अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रयाब इरफान। तो जनाब आज है 29 तारीख 2024 फरवरी का ये महीना है और ये बात और ये तारीख हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये वो तारीख है कि जब आज के लोग आज के रोज जब कुछ लोग पैदा होते हैं तो अगले साल उनको अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने में खासी दुश्वारी का सामना होता है क्योंकि 29 फरवरी हर साल नहीं आती है। तो वैसे लोग फिर क्या करते होंगे अनवार? वो फिर 28 तारीख को अपनी बर्थडे मनाते हैं या फिर 1 मार्च को अपनी बर्थडे मनाते हैं। तो ये जो लीप ईयर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आज है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या इसके असरात होते हैं और इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल का ये मामला होता है। यार जिनकी शादियां होती होंगी उनके साथ क्या होता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी बर्थडेज हैं उनको सेलिब्रेशन में कितनी प्रॉब्लम आती होगी। तो इस पर हमने एक डिटेल सेगमेंट आगे रखा हुआ है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आज कौमी असेंबली का इजलास भी 29 फरवरी को ही होने जा रहा है, तो इस पर भी मेरे ख्याल में नहीं, एक ये अलार्मिंग क्वेश्चन है ना कि देखिए ये तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, जो कि 5वां साल जो होता है वो 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो क्या ये असेंबली 4 साल चलेगी? देखते हैं। अब ये असेंबली हम तो चाह रहे हैं कि पूरे 5 साल जरूर चले और कंसिस्टेंसी के साथ चले और जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। तो लीप ईयर को आगे चलकर मजीद भी डिस्कस करेंगे। भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कौमी असेंबली का 10 बजे इजलास तलब। तहरीके इंसाफ का IMF को खत, मुल्की मफाद को नया धचका। बांझपन अब मसला नहीं रहा, हल मुमकिन है। लीप ईयर क्या है और 29 फरवरी को पैदा होने वाले कब सालगिरह मनाएंगे? और मुल्की सियासत में हम देखते हैं कि हर रोज ही कोई नया तमाशा होता है। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास बेनज़मी और धक्कम पेल के दौरान हुआ, जहां घड़ी चोर के नारे लगे और साथ साथ लोटों और जूतों की बारिश भी की गई। बहरहाल 116 मुंतखब अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने हल्फ उठा लिया, जिसके मनाजिर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लिहाज अली, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। लिहाज बताइएगा, कल के इजलास में आखिर हुआ क्या? लिहाज से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। लिहाज हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। ये आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है लिहाज। ओके। खैबर पख्तूनख्वा की 16वीं असम्बली थी कल, उसकी हालत बर्दारी थी। ये जो मेरे बिल्कुल पीछे आप इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेहमानों की गैलरी है और इसके अलावा जो ऊपर वाली गैलरी है, इन दोनों में तकरीबन 900 मेहमानों की कैपेसिटी है और तकरीबन 3700 से ज़ायद लोग इस इमारत में दाखिल हुए थे, जिसकी वजह से हुल्लड़बाजी और बदनज़मी का शिकार रहा गुज़श्ता रोज़ हल्फ बर्दारी की तकरीब। आगाज़ इस तरह हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उन्होंने शदीद नारेबाजी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। यही इसी नाराबाजी के दौरान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन थी सूबिया शाहिद, उन्होंने 2 गाड़ियाँ उठाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उनको इश्तियाल दिलाया, जिसकी वजह से हॉल में आप फुटेज भी देख रहे होंगे, लोटा फेंका गया, इसके अलावा जूते पहन के गए, बॉल पॉइंट पहन के गए, रैपर्स पहन के गए। और उन्होंने इस इश्तियाल के दौरान ही जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे इस हालात पर काबू पाने में। गुज़श्ता रोज़ शदीद बदनज़मी का शिकार है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कारकुनान है, MPs है, उन्होंने बाबर सलीम सवाती को नामजद किया है स्पीकर के ओहदे के लिए। चतराल से मुंतखब सुरैया बीबी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया है। और जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी से एहसानुल्लाह मियाखेल को स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आपको किस जमात के नजर आ रहे हैं? दूसरा ये भी कि कल जो कुछ हुआ KP असेंबली में, जाहिर सी बात है PTI के लोग जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा नशिस्तें और अक्सरियत के साथ इस ऐवान में मौजूद हैं। तो क्या जो कल हुआ उसके बाद आज भी लोगों को, कारकुनान को वापस गैलरी में बुलाया जाएगा या कल के मामले से सबक सीख लिया होगा सबने? ये जो आप मेरे पीछे बिल्कुल एग्जैक्टली देख रहे हैं, आज
पुलिस के इजाफी दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मतलब कल जितनी पुलिस थी उससे इजाफी, इवन जो स्नाइपर्स थे उनको भी बुलाया गया है। जो बिल्कुल मेरे पीछे आप गेट भी आप देख रहे होंगे, उस गेट पर भी पुलिस की भारी नफरी है वो तैनात की गई है। सिर्फ उन लोगों को आमद की इजाज़त होगी जिनको पास जारी हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो पास जारी हुए थे वो तकरीबन 2500 से ज़ायद थे। अच्छा। लेकिन 4000 से ज़ायद लोग असम्बली की इमारत में दाखिल हुए थे। तो आज तवक्को की जा रही है कि मेहमानों की आमद कम होगी। पुलिस की इजाफी दस्ती भी तैनात की गई है और जो हॉल है उनके अंदर भी पुलिस तैनाती इसलिए की गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ठीक है, तो अब डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होने जा रहा है, कितने बजे अब ये मामला है जो शुरू होगा, जो इजलास है सूबाई असम्बली का? 10 बजे इजलास का टाइम दिया गया है, लेकिन तवक्को है कि जो अमूमी तौर पर असम्बली आधा घंटा या 1 घंटा अक्सर लेट शुरू होती है, तो 11 बजे नॉर्मल कार्रवाई शुरू होगी। 2 मुंतखब अराकीन जिनको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था, अब्दुल मुनीम जिसका ताल्लुक शांगला से है और इसके अलावा लईक अहमद जिनका ताल्लुक तोरगढ़ से है, वो आज उनकी हलफबरदारी होगी। हलफबरदारी की तकरीब के बाद जो मुश्ताक गनी साहब इस वक्त असम्बली की स्पीकर है, वो नई स्पीकर के इंतखाब का बाकायदा तौर पर ऐलान कराएंगे। नया स्पीकर के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने बाबर सलीम सवाती और उनकी जो मुखालिफ जमात है उनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एहसानुल्लाह मियां खेल को नामजद किया है। ये बताइएगा इस वक्त दीगर जितनी भी वहां पे पार्टीज मौजूद हैं, जिनकी अक्सरियत इस वक्त ईवान में है, जिन की नुमाइंदगी इस वक्त ईवान में है, क्या वो किसी तैयारी के साथ आई हैं कि अगर इफ इन केस किसी भी सियासी मुखालिफ की तरफ से कोई ना कोई वार किया जाता है तो वो तैयार है? मतलब जैसे पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था तो लोग नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर थे वो लेकर आए थे उनके अरकान, तो क्या यहाँ पर आज इमरान खान साहब की तस्वीर आपको नजर आ रही है बानी पीटीआई की, या फिर इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो जरदारी साहब की, या नून लीग वाले मियां नवाज शरीफ साहब की? कुछ इस तरह का मामला, ये सूरत हाल आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रही है? मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 2008, 2013, 2018 इन पूरे इंतखाबात को मैं कवर करता रहा हूँ। कभी किसी एमपी ने यहाँ पर तस्वीर नहीं लगाई है। गुज़िश्ता रोज़ पख्तून यार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आज़ाद मुंतखब हुए हैं बनू से, वो अपने साथ इमरान खान की फ़ोटो लेके आए थे और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो दस्तखत कर रहे थे उसके दौरान उसको लगा हुआ। लेकिन दूसरी जो एमपी जिनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून वगैरह, उन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लिहाज अली हमें अपडेट कर रहे थे। आपसे मजीद भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब किया जाना है और 10 बजे इजलास की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी खत ताहाल मौसूल ना होने की तस्दीक भी की है। फिर गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ऐवान सदर और निगरान हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाए या ना बुलाए जाने पर एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन फिर कल हमने देखा कि एक यूटर्न सदर मुमलिकत की तरफ से फिर से सामने आया और जो रिफ्ट एक चल रही थी वो खत्म हो गई है। और उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों सदर मुमलिकत की जानिब से ये स्टांस लिया गया था। तो अब कौमी असम्बली का जो इजलास है आज 10 बजे तलब कर लिया गया है। बिल्कुल, एक और मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का भी है, जो कि इलेक्शन कमीशन में जारी मखसूस नशिस्तों के केस में ये इंकशाफ हुआ था कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया था। मगर इसके बाद हमने ये देखा कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मखसूस नशिस्त लेने से ही इनकार करने की तरदीद भी सामने आ गई थी। अब उन्होंने बताया कि हमने ये किसी जगह पर नहीं कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, हमारे पास खत मौजूद है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों के मामले पर फैसला जो है वो महफूज किया जा चुका है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बायकॉट ना करने का भी फैसला किया। बिल्कुल, और गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल हुए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार और अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। साथ उन्होंने बहुत से गिले शिकवे भी किए हैं और अब गिले शिकवे किससे किए जा रहे हैं हुकूमत मिलने के बाद भी ये समझना भी जरूरी है। और ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एमके पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब जो गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी, उनकी भी मुबैना ऑडियो वायरल हो चुकी है। गवर्नर सिंध इस मुबैना ऑडियो में कह रहे हैं
कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। तो इस तरह की जो बातें हम देख रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान भी हमें करते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी लोग सिस्टम में मौजूद है वो हमें इन फ्यूचर रोते हुए दिखाई देंगे। तो मौलाना साहब किन वजूहात पर ये बात कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, जरा आप उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मैं तो उस पर ये कहूंगी कि एक तरफ तो इक़्तिदार की दहलीज पर खड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। अब एक उनकी स्टेटमेंट थी बड़ी ही दिलचस्प थी, उन्होंने कहा कि हम आग का समंदर पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि प्लेइंग लेवल फील्ड आपको फ्राहम कर दी गई, ठीक है ना, फॉर्म 45-47 का मामला, उसकी वजह से आपको इतनी नशिस्तें मिल गई, फिर दूसरा ये कि आपको कैंपेन भरपूर तरीके से चलाने दी गई, ठीक इलेक्शन से एक रोज पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो इश्तिहारात हैं वो हमें हर अखबार पर नजर आए। इससे ज्यादा फैसिलिटेट इदारे या रियासत किस तरीके से मियां साहब को कर सकते थे, इसके बावजूद उनका गिला मुझे नहीं लगता कि वो गिला किससे करे थे। बहरहाल जो रवैया शहबाज शरीफ साहब का पार्लिमानी बोर्ड का टुवर्ड्स हिम था, वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद पार्लिमानी सियासत से अब एक तरह से देखा जाए तो दूर ही रहेंगे मियां साहब, क्योंकि एमएनए वो जरूर हैं लेकिन दूर रहकर मामलात को लीड करेंगे, लेकिन दीगर मामलात में वो नजर नहीं आएंगी। और कल हमने देखा है कि पंजाब असेंबली के जो मनाजिर थे, मरीम नवाज जिस तरह से सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर के पास गई हैं, उनसे मिली हैं और एक अच्छा जेस्चर उन्होंने पेश किया है कि मैं सिर्फ अपनी ही जो टीम है उसकी वज़ीर आला हूँ, तो आप लोगों के लिए भी दरवाजे खुले हैं, आप भी जब चाहें आए बात करें। कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया अपोजिशन लीडर की तरफ से, लेकिन मरियम बीबी ने उन्हें यह कहा है कि जब भी आप चाहें मुलाकात कर सकते हैं, जो भी मामलात हो उन पर बैठकर डिस्कशन भी की जा सकती है। और इसी तरह की कुछ मुलाकातों का सिलसिला मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी शुरू किया गया है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और अब मौलाना को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और यही कहा जा रहा है कि वो भी शायद कुछ ही दिनों में हुकूमत का हिस्सा होंगे। जो बयानात उन्होंने दिए थे कि वो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और वोटिंग का हिस्सा भी नहीं बनेंगे जब सदर मुमलिकत के हवाले से वोटिंग की जाएगी। तो अब देखना यह है कि मौलाना साहब कैसे मानते हैं, किस तरह से मानते हैं और किस निशिस्त के लिए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है अनवार के वो मौलाना जो कि ख्वाब सदारत के देखा करते थे और अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश किसी कोने में दबी बैठी है कि कुछ ऐसा हो जाए कि अलादीन का चिराग उनके हाथ में अगर वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो जाए तो क्या वो किसी छोटी मोटी वजारत या छोटी मोटी कमेटी के सरबराह बनने पर इक्तफा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद मौलाना खुद दे सकते हैं। उनके तर्जुमान या उनके पार्टी भी इस बात का जवाब जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि वो मुख्तलिफ कमेटियों के सरबराह रहे हैं, मुख्तलिफ कमेटियों को उन्होंने लीड किया है, लेकिन जब एक तरफ सदारत का ओहदा हो और एक तरफ आपको किसी ना किसी छोटी, क्योंकि वजारत मुझे नहीं लगता उनको कोई सौंपी जा सकती है, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त नेशनल असेंबली का शायद हिस्सा भी नहीं है। उनकी जमात के एक मेंबर जरूर कौमी असेंबली का हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त नशिस्त मौजूद नहीं है। और फिर वजारत भी दी जाएगी तो वो भी कौन सी वजारत दी जाएगी, क्योंकि किसी हल्की वजारत पर तो मौलाना साहब टलने वाले नहीं हैं, लेकिन जस्टिफाइड भी नहीं है उनकी उसके रुतबे को अगर हम देखें, क्योंकि जितना सर्व उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किया है, जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने सर्व किया है, ये जो पीडीएम बनी थी वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ही बनी थी, वो किरदार मौलाना फजलुर रहमान ने भी नहीं निभाया था। और अब से कुछ देर बाद कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू होने वाला है और जिस तरह से कल केपी असेंबली में इजलास हुआ है, कुछ वैसी मनाजिर शायद मैं आपने केपी असेंबली की बात की शायद देखने को बिल्कुल मैं यकीनी तौर पर एक खातून होने की हैसियत से कंडेम करती हूँ। कल जो भी केपी असेंबली में हुआ, मैं मान भी लूं कि वो जो खातून थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए, अगर उन्होंने इश्तियाल दिलाया तो मर्दानगी का सबूत दिया जाना चाहिए। और वहां पर आप अपने घर की खवातीन को जैसे इज्जत देते हैं, आप दूसरों के घर की खवातीन को भी वैसे इज्जत दीजिए, शोर कीजिए, नारेबाजी कीजिए, आपका आईनी हक है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन खुदारा लोटा फेंकना, जूते फेंकना, रैपर्स फेंकना, आप सोचिए कि इतने बड़े ऐवान में इतने सारे मर्द, खातून, चार लोगों में भी खुद को बड़ा तन्हा महसूस करती है मर्दों के साथ, तो वहां पर एक मॉब था, एक जत्था था, तो इस अमल की जितनी मुजम्मत की जाए वो बिल्कुल कम है। इसी आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान राना मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देते हैं। उस्मान बताएगा, अभी आप क्या मनासिर देख रहे हैं? 10 बजे इजलास बुलाया गया है, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? 10 बजे ये कौमी असेंबली का इफ्तिताही इजलास है उसको बुलाया गया है। इस हवाले से रेड जोन की सिक्योरिटी जो है उसको सख्त किया गया है। गैर मुतल्लका अफराद का पार्लियामेंट के इतराफ़ और शारा दस्तूर पर दाखिला जो है वो बंद किया गया है।
चारों तरफ अगर इस्लामाबाद कौमी असम्बली के जो मलिका सड़कें हैं वहाँ पर बताता चलूँ कि वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है। पुलिस की भारी नफरी जो है पार्लियामेंट के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात है। मुकम्मल चेकिंग के बाद ही कार्ड और जो स्टिकर गाड़ियों को दिए गए हैं और जो प्रेस कार्ड जारी किए गए हैं उनको देखने के बाद ही जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। आज ये बताता चलूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद अरकान की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान जो है वो कर रखा है, जिसकी वजह से ये खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जो स्पेशल पासेस जारी किए गए थे उनको भी कैंसिल किया गया है और अब सिर्फ वो मखसूस पासेस जिसमें मीडिया और इसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हीं के पास जो है उनको तो जो एहतजाज के लिए वहां पर कारकुनान मौजूद है उनकी क्या तैयारी देख रहे हैं? किस किस्म के प्ले कार्ड्स उनके हाथों में हैं? क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? जी कुछ माहौल इस तरह है कि अभी तक एक्सेस नहीं दी जा रही। जो ये बताया जा रहा है कि अब ज़राए से कि जो आज़ाद अरकान आएंगे वो अपने साथ बैनर्स और प्ले कार्ड जो भी है वो खामोशी से ला सकेंगे, लेकिन कोई गैर मुतलका जैसे कि मेहमानों को इजाज़त होती है, मेहमानों की गैलरी में वहाँ पर लोगों को इजाज़त होती है, वहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ अगर एहतजाज करेंगे भी तो आज़ाद अरकान ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को एक्सेस ही नहीं दी जा रही। पार्लियामेंट में बहुत सख्ती की गई है। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनके दाखिले के लिए भी जो कार्ड जारी किए गए हैं वो भी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही जो है अलाउ किया जा रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको भी पहुंचने में मुश्किलात है, क्योंकि चारों तरफ जो रेड जोन है उसको सील किया गया है। एक और दो रास्ते जो है उनको ओपन किया गया है जहाँ से दाखिले की इजाजत दी जा रही है। तो इस वक्त चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे कौमी असम्बली के अंदर के मामलात पूछूं कि क्या प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से ये अमल शुरू होगा और किस तरीके से वज़ीर आज़म की वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, उसको डिस्कस करने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि नहीं, मैं चारों रोज के हवाले से बात करना चाह रही हूँ जो अगले दिन के प्रोसीजर्स रहेंगे। मुझे ये बताइएगा, जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं अगर वो उस तरफ सफर करना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या रूट जो है वो मुतय्यन किया गया है? क्योंकि मैं खुद भी इस्लामाबाद में रही हूं तो मैंने देखा है कि आप सही बता रहे हैं कि जो चारों अतराफ हैं रेड जोन के वो वहां पर बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। तो इस वक्त वहां के लोगों को आप क्या गाइड करेंगे कि किस रास्ते का इंतखाब करें? जी बिल्कुल, देखें आजकल जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ PSL के मैच होने जा रहे हैं रावलपिंडी स्टेडियम में और जो इस्लामाबाद के दो होटल हैं मैरियट और सरीना जो है ये मुकम्मल तौर पर इनके जो इलाके हैं उनको भी कॉर्डन ऑफ कर रखा है आजकल पुलिस ने। इसके अलावा अब पार्लियामेंट का इजलास जो है वो भी होने जा रहा है। तो इस हवाले से जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो कल से बहुत गमगीर है। कई जगहों पर जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हैं। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखते हैं एक तरफ जब ये मैचेस होते हैं तो जो खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए जो इकदाम उठाए जाते हैं, दूसरी तरफ अब कौमी असम्बली का इजलास है, तो आप हिसाब लगा लें कि रेड जोन के तमाम तरह इलाके जो है इस वक्त सिक्योरिटी हिसार में है और इन हिसार की वजह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, एक डेढ़ घंटा जो है वो इंतजार करना पड़ता है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद जो पार्लियामेंटेरियन जाना चाह रहे हैं कौमी असम्बली में आज के इजलास में शिरकत के लिए, उनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक और तकरीबन दो रास्ते जो है वो खोले गए हैं जहाँ से सिर्फ मखसूस स्टिकर या फिर गाड़ियों के पास जो अशखास के पास कार्ड हैं जो जारी किए गए हैं कौमी असम्बली की जानिब से, उन्हीं को ही अलाउ किया जा रहा है रेड जोन में। तो इस वक्त अगर जो इस्लामाबाद के शहरी है वो अगर कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं तो वो रेड जोन की तरफ मत आए। लेकिन ये मसला ये है कि यहाँ पर जो ऑफिसेज है तकरीबन सैकड़ों के करीब ऑफिसेज हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, लोगों ने मजबूरी है कि यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन उनके लिए ऐसा लगता है कि कोई इकदाम नहीं उठाया गया, सिर्फ सिक्योरिटी मेजर जो है वो उठाए गए। जी, स्पेशल रूट नहीं रखा गया। ठीक है उस्मान, कल हमने देखा जो KP असेंबली में तमाम तरह वाकयात हुए, आपके इल्म में भी होंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजरमेंट आज लिए गए हैं कौमी असेंबली के इजलास के लिए? जी बिल्कुल, जो है हमने KP में जो देखा कि वो जिस तरह का इजलास हुआ और जिसकी सूरत हाल थी, तो यहाँ पर अब सिक्योरिटी मेजर रात गए ही कर लिए गए थे। यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो कार्ड जारी किए गए थे मखसूस, जैसे कि मेहमानों को जारी किए, पार्लियामेंट के जो मेहमान आते हैं, जहाँ पे रिलेटिव आते हैं या फिर मुख्तलिफ जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनके तमाम के पासेस जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जबकि मीडिया की जानिब से भी जो TV चैनल की जानिब से या फिर अखबारात की जानिब से जो जर्नलिस्ट के नाम दिए गए थे उनको भी कम कर दिया गया है। तो खुसूसी मेजर्स लिए गए हैं।
इसी हवाले से यहाँ पर और ये न सिर्फ इस एहतजाज का खतरा बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि असल में तरीके इंसाफ के हैं, तो उनके हवाले से भी उनको भी जामिया चेकिंग के हवाले से ये ज़राए का ये कहना है कि कहा गया है कि उनकी भी चेकिंग की जाए और देखा जाए कि वो किसी किस्म का वाद जैसा कि मुख्तलिफ खतरात है कि कोई ऐसा स्प्रे ना हो उनके पास, कोई जो प्ले कार्ड्स हैं या फिर झंडे वगैरह हैं, उस हवाले से भी खुसूसी तौर पर जो है ठीक है, प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। कौमी असेंबली के इजलास में जाने से पहले बहुत शुक्रिया उस्मान राना, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ ही देर बाद कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है। इस हवाले से आपको हम मजीद भी अपडेट करेंगे। और इससे पहले जो मामला, एक अहम मामला था, वो ये था कि निगरान हुकूमत और हम देख रहे थे कि ऐवान सदर आमने सामने थे कौमी असेंबली के इजलास को बुलाने के हवाले से, और फिर कल हमने देखा कि एक यू टर्न सदर मुमलिकत की तरफ से सामने आया और फिर इजलास पर जो दस्तखत उनके होने थे कि इजलास हो जाए, वो दस्तखत उनकी जानिब से कर दिए गए हैं। इस मामले को समरी पर दस्तखत कर दिए गए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयानात भी जारी किए गए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटें लेने से इनकार कर दिया था। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो स्टांस इस वक्त देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया है, आप उस पर सबसे पहले क्लैरिफिकेशन कर दें। आप लोगों को उस पर तरदीद करना पड़ी थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना उस बयान को वापस नहीं लेता और उन ग्राउंड्स के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, तो मेरे साइड से और मेरी पार्टी की साइड से हतके इज्जत का दावा दायर किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान पर कि आपने हमारी पार्टी को और हमारी साख को डीफेम करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 23 फरवरी हमें एक लेटर मौसूल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और उसमें यह कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 26 तारीख से पहले हमें इस लेटर की कंप्लाइंस करनी है। अदरवाइज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हुए या तो इसका सिंबल खत्म किया जा सकता है या पार्टी सस्पेंड की जा सकती है या कोई भी तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। और उसमें रिक्वायर्ड ये था कि अगर आपकी पार्टी ने जनरल इलेक्शंस के अंदर 8 फरवरी को इंतखाब लड़ने के लिए खवातीन को टिकट जारी किए हैं अंडर 206, तो आप हमें उसकी लिस्ट प्रोवाइड करें। हमने वो लेटर उसी तरीके से अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि हमें पता है पहले तरीके इंसाफ के साथ क्या हुआ, तो हमने कहा कि हमारी भी पार्टी सिंबल खत्म ना हो जाए और सस्पेंशन ना हो जाए। हमने 26 को रिप्लाई किया कि हमने 8 फरवरी के जनरल इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए किसी खातून को टिकट जारी नहीं किया और हमारे किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। इवन मैं जो पार्टी का चेयरमैन हूं, मैं कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूं आजाद हसीद में, क्योंकि आरओ साहब ने मेरा टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। हमने ये उन्हें रिस्पॉन्ड कर दिया जनरल इलेक्शन आर्ट 206 के हवाला से और वहां पर उसे न सिर्फ मिस कोट किया गया बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अंदर हमारे जो वकील हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी बात सुनने से भी इनकार किया और उसके बाद तमाम मीडिया के ऊपर इस चीज को सर्कुलेट किया गया कि जनाब इन्होंने को। तो हामिद रज़ा साहब, जो सब कुछ आप बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया आपके साथ रहा है अब तक, आपको उम्मीद है कि रिजर्व सीट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला करेगा जो कि आपके हक में जाए या फिर आपको निश्चितें नहीं दी जाएंगी? देखिए, मैं तो इस मामले में कोई खास पुर उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो साथी हैं या जो हमारी लीगल टीम है, जो पार्टी के लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, वो होपफुल हैं कि शायद हमें मिल जाएं। लेकिन मैं जो कुछ कल किया गया है और जिस तरह चीजें अनफोल्ड हुई हैं और मंजरें हम पर आई हैं, उसके बाद कम से कम मैं तो अपनी साइड से क्लियर हूं कि ये हमें देना ही नहीं चाहते और अब मुख्तलिफ किस्म के शायद एक्सक्यूजेस तलाश करने की कोशिश की जा रही है। फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? जी, हम एक तो फैसले के खिलाफ हम मुतल्लिका जो अदालती फोरम है उस पर रजू करेंगे और सेकेंडली अगर ठीक है, हम सब ये भी बताएगा, कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू होने वाला है। कौमी असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के बाहर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? एहतजाज करेंगे? आज की हिकमत अमली क्या है?
नहीं, जाहिर है इतनी ज्यादती करने के बाद अब हमने मोहब्बत के फूल तो पेश करने से रहे, एहतजाज ही होगा और अब पता लगेगा। ये जो कह रहे थे कि पंजाब में वो स्मूथ सेलिंग हो गई है, वहां पर इन्होंने धोखाधड़ी से हमारे, लेकिन वहां आप लोग वॉकआउट कर गए थे कि आज भी यहां से वॉकआउट कर जाएंगे या फिर टफ टाइम देंगे अपनी मुखालिफ जमात को? नहीं, देखें, पॉलिटिकल नॉर्म्स के अंदर एक टोकन धरना नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो पंजाब में दिया गया था और उसके बाद अराकीन जब वापस आए तो गेट बंद कर दिए गए थे और घंटियां बजा दी गई थी। यहाँ पर अब टोकन धरना शरना कोई नहीं होगा, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो ऐवान के अंदर ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। इसका मतलब यह है कि आज एक टफ टाइम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल देने जा रही है और मुश्किल होगी दूसरी जमातों के लिए। और जैसे कि अभी हमने सुना साहिबजादा हामिद रजा साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे अनवार, वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हत्या की हज़रत का दावा दायर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के सरबराह के खिलाफ। तो लेट्स सी आगे चलकर ये मामला भी थमा नहीं है, ये शायद शिद्दत मजीद बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में 3260 तलबा और तालिबात को डिग्रियां जारी होंगी, जबकि 99 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल और 17 PhD डिग्रियां वो है हासिल करेंगे। कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसी का अहवाल जरा जाने थे हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली। इस हवाले से मैं मजीद अपडेट करेंगे। जी हाफिज। जी बिल्कुल, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन 2024 ये 7वां कॉन्वोकेशन है जो कि आज शुरू हो चुका है। आज इसके कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान होंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे तलबा की बड़ी तादाद जो है वो आज डिग्रियाँ लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी से जो है वो 3260 तलबा को जो है वो डिग्रियाँ जारी की जाएंगी, जबकि इसके अलावा 99 लोगों को जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो आज दिए जाएंगे। 17 तलबा तालबात जो है उनको PhD डिग्री जो है वो जारी की जाएंगी। तो इस हवाले से जो है वो तलबा काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो मेहनत है वो आज रंग ले आई है और इस हवाले से जो है वो कॉन्वोकेशन में शुरू भी करेंगे। जबकि इस कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो आज यहाँ पर मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीबात का सिलसिला जो है वो यहाँ से अब शुरू होने वाला है और इस हवाले से जो है वो यहाँ पर जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मेन के गेट है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको सजा दिया गया है और यहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ जो है वो लग चुकी हैं। अब सिर्फ मेहमान खुसूसी का इंतज़ार है, जिसके बाद बाकायदा तकरीब का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से जो है वो तलबा और तालबात की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और क्यों ना कि आज कन्वोकेशन भी है 7वां। शुक्रिया हाफिज महबूब, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं सुपीरियर कॉन्वोकेशन में, जहां गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब पहुंच चुके हैं। जा रहे होते हैं, खास तकरीब है, खास मेहमान है, मेहमान खसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सुपीरियर काविशों के हवाले से बताइए। जी, प्लेयर एंड ऑनर इज़ ऑल माइन। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बेहतर तरीके से आगे चल रही है। स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम, उनके साथ किरदार साजी और उनके प्रोफेशनल कैरियर्स पे खसूसी तवज्जो दे रही है। मुझे ये देखकर खुशी है और आई विश सुपीरियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑल द बेस्ट। सर, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, यहाँ से हज़ारों ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट्स जब बाहर जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताइए। नई गवर्नमेंट्स के साथ जो हैं वो बहुत सी उम्मीदें हैं। अनफॉर्चुनेटली माजी में पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा, जॉबलेसनेस बढ़ी और करप्शन बढ़ी और तालीम में पाकिस्तान बहुत पीछे गया। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उसमें जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान वो मुल्क बन गया जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो अब उम्मीदें हैं कि नई हुकूमत साबका रिवायात के मुताबिक तालीम पर बहुत तवज्जो देगी और एम्प्लॉयबिलिटी पे और जॉब क्रिएशन पे और इकॉनमी पे बहुत तवज्जो देगी और इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। I used to ask this question with everybody, one line for superior. Well, keep excellence and superiority is our pursuit and it should be our goal.
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुल रहमान साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन जारी है, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे थे। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। प्रोग्राम के आज स्टार्ट में ही हमने आपके साथ लीप ईयर के बारे में डिस्कशन की थी और ये कहा था कि प्रोग्राम में आगे चलकर हम डिटेल में कॉन्वर्सेशन इस बारे में करेंगे कि आखिर ये है क्या, क्योंकि 29 तारीख है आज फरवरी की 2024 का ये साल है। तो 2024 कोई आम साल नहीं है बल्कि ये एक लीप ईयर है। मगर लीप ईयर होता क्या है इसी के बारे में तो हमने बात करनी है। हमें इसकी जरूरत क्यों होती है और ये किस तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बना, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो हम बता ही देते थे आपको कि लीप ईयर ऐसे साल को कहा जाता है जो 365 के बजाय 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है। जॉर्जियन कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और इस साल को लीप कहने की वजह काफी दिलचस्प है। हो सकता है कि आपने कभी गौर न किया हो, मगर मार्च के बाद लीप ईयर की हर तारीख गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक दिन आगे चली जाती है। मिसाल के तौर पर 1 मार्च 2023 को बुध का दिन था, मगर 2024 में 1 मार्च को जुम्मा होगा, जबकि लीप ईयर न होने पर यह जुमेरात का दिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बज़ाहिर तो एक इजाफी दिन का जो इजाफा है वो हमें मुज़िका खेज लगता है, लेकिन लीप ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बगैर कैलेंडर में नज़र आने वाले साल बतदरीज हमें मुख्तलिफ भी नज़र आने लगेंगे। जॉर्जियन कैलेंडर सूरज के गिर्द ज़मीन के मदार पर मबनी है और 365 दिन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये एक शमसी साल से कुछ छोटा है। ये बड़ी ही टेक्निकल डिस्कशन है जो कि हम कर रहे हैं। एक शमसी साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर इस फर्क का ख्याल ना रखा जाए तो हर गुजरते बरस के साथ ये वक्फा बढ़ता जाएगा और बतदरीज मौसमों का जो वक्त है वो भी बदल जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर लीप ईयर का इस्तेमाल हम रोक देते हैं तो फिर 700 बरस बाद पाकिस्तान में जो मौसम गर्मा का आगाज है वो जून में नहीं होगा बल्कि दिसंबर में हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। बट अगेन यानी कि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम देखें तो उसके बाद हमें पता चलता है इसकी जो अफादियत है या इसका जो फायदा है वो क्यों है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आपको ये भी बता दें कि लीप ईयर का इस्तेमाल अगर रोक दिया जाए तो 700 बरस बाद पाकिस्तान में मौसम गर्मा का आगाज, जैसे कि अनवार बता रहे थे कि जून के बजाय दिसंबर में होगा, लेकिन साथ ही साथ हर 4 साल बाद 24 मिनट में भी हम देखते हैं कि इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा ये कि ये 129 बरसों में पूरा एक दिन होता है। यही वजह है कि हर सदी के इख्तितामी साल जैसे 2000 में लीप ईयर का इत्तलाक जो है वो नहीं होता है। और इसके साथ साथ बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद भी कैलेंडर के साल और शमसी साल में मामूली फर्क रह जाता है, जिसे लीप सेकेंड से पूरा किया जाता है। सोचिए कि इतना टेक्निकल है कि हम बार बार ये भी देख रहे हैं कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपके साथ डिस्कस करें तो ऑन पेपर करें, हम अपने पास से कुछ भी ऐसी स्टोरी या मनगढ़ंत बातें आपके साथ शेयर ना करें। तो आसान अल्फाज में लीप ईयर से जॉर्जियन कैलेंडर को सूरज के वक्त से मुताबिकत पैदा करने में मदद मिलती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 29 फरवरी को जो पैदा होने वाले हैं वो अपनी सालगिरह कब मनाएंगे, क्योंकि एक तखमीने के मुताबिक दुनिया की जो 8 अरब की आबादी है उसमें 50 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी सालगिरह 29 फरवरी को होती है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि हर बार उन्हें 4 साल का इंतजार करना है अपनी सालगिरह को मनाने के लिए, क्योंकि अमूमन जो लोग होते हैं जो 29 फरवरी को पैदा होते हैं उन्हें अपनी सालगिरह मनाने के लिए या तो फिर 28 फरवरी का इंतखाब करना पड़ता है या फिर 1 मार्च का इंतखाब करना पड़ता है, जबकि कुछ 29 फरवरी पर ही बरकरार रहते हैं और फिर 4 साल बाद ही मेरा ख्याल है अपनी जो 4 बर्थडे हैं वो एक साथ मनाते हैं। अच्छा, मैंने आपको याद है शुरू में ये भी बोला था कि चले बर्थडेज वाले तो निकल जाएंगे, लेकिन जिनकी एनिवर्सरीज होंगी वो क्या करेंगे? खुशकिस्मत है। ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, क्योंकि मर्द हजरात को ये नहीं पता होगा कि बेगम का मूड कब खराब हो सकता है, 28 फरवरी की रात को या फिर 1 मार्च को। तो ये जो है ये उन लोगों के लिए बड़ी ही परेशानी वाली बात होती होगी। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आपस में जितने भी नौबयाता जोड़े हैं ना, अंडरस्टैंडिंग कर लें कि आपने मुझे 28 को विश करना है या आपने मुझे 1 को विश करना है। और अगर 4 साल बाद कोई 28 या 1 को ही करता है तो अगर बेगम 29 का इंतजार कर रही हो तो
लेकिन कभी ऐसा कोई हुआ हो कि पर्सनल कोई इवेंट ऐसा आया हो 29 फरवरी को आपने कुछ शादी अटेंड की? नहीं, मैंने अभी तक 29 सबको कोई इवेंट ऐसा नहीं अटेंड किया। नहीं, एक्चुअली नए शादीशुदा जोड़े जो होते हैं ना, उसी किस्म के थॉट्स लेकर माइंड में हर फिर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, जो कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है या फिर केपी असेंबली का इजलास होना है, तो वहां पर तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एमपीए क्या बताएंगे किस डेट को उन्होंने हल्फ उठाया था, किस डेट को नॉमिनेट। हुक्मरान जमातें जो हैं वो शौहर का किरदार अदा कर रही हैं, हुक्मरान जमातें, ठीक है ना, सबसे बड़ी और जो रूसी भी जमातें हैं वो बीवी का किरदार अदा कर रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सोशल मीडिया पर अब हम देख रहे हैं, हमारे स्नैपचैट की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, वो मेमोरीज कैसे आती तो वो 4 साल बाद मेरा ख्याल है फिर वो मेमोरीज जो है वो शेयर होती होंगी। तो इस बारे में कुछ हलकों के ख्याल में 28 और 29 फरवरी की जो दरमियानी शब है, उसके बाद से दोपहर तक पैदा होने वालों को अपनी सालगिरह 28 फरवरी को मनानी चाहिए। इसी तरह जो अफराद 29 फरवरी की दोपहर से दरमियानी शब के दरमियान पैदा होते हैं, उन्हें 1 मार्च को अपना यौम पैदाइश, अपनी बर्थडे मान लेनी चाहिए। ये तो आप तहकीक बता रहे हैं ना अनवार, लेकिन वही बात आ गई कि शायद हमें किसी दिन इसके ऊपर भी सेगमेंट रखेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, और लोगों के जो मूड्स होते हैं, जो लोगों की तबीयत होती है, जिन लोगों का जरा स्टार्स पर जरा ज्यादा बिलीव होता है, या जो लोग बड़ा पसंद करते हैं अपने स्कॉर्पियो के बारे में, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, हॉरोस्कोप, हाँ हॉरोस्कोप के बारे में पढ़ना या कुछ करना, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जरूर जाने, क्योंकि ये एक दिन का फर्क भी आपकी जिंदगी पर बड़ा असरअंदाज होता है। आप कभी इस मतलब इस सितारे से उस सितारे में भी एंटर हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दुनिया के कुछ ममालिक में 29 फरवरी को पैदा होने वाले अफराद की सरकारी दस्तावेजात में भी इस तारीख का इंदराज नहीं होता। यार ये वैसी बड़ी ज्यादती है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, और उन्हें मतलब वो तमाम चीजें बदलनी पड़ी हैं। अच्छा, ये शुक्र जरूर है कि स्टार नहीं तब्दील होता, स्टार सेम ही रहता है, नहीं तो मेरा ख्याल है फिर बहुत ज्यादा इश्यूज जो है हो जाएंगे। बिल्कुल आपके और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हम देख रहे हैं या दीगर दस्तावेजात हैं, उन अफराद की तारीख पैदाइश 28 फरवरी या फिर 1 मार्च दर्ज की जाती है, तो ये उनके लिए बड़ा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस। ये तो वो वाला हाल होगा कि जैसे पुराने जमाने में बुजुर्गों को नहीं पता होता था कि वो किस दिन पैदा हुए थे, तो जब वो नादरा जाते तो नादरा वाले 1 जनवरी लिख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड हो पाकिस्तान। और अब जिक्र करेंगे कौमी असम्बली के इजलास का, जहां नामजद वजीर आजम इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। मनासिर भी आपको कुछ ही देर में अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, और जो दूसरे अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी भी इजलास में शिरकत की आमद जारी है। बराह रास्त मनासिर भी इस वक्त आप ये देख रहे हैं, फुटेज मौजूद है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अरकान कौमी असम्बली की भी इजलास में शिरकत की आमद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, ये मनाजिर आप बराह रास्त पार्लियामेंट से देख रहे हैं, जहां पर नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था इजलास के शुरू होने का, लेकिन अब कुछ वक्त जो है वो मजीद आगे बढ़ चुका है। बहरहाल आज 9 मुंतखब अरकान जो हैं वो हलफ बर्दारी की तकरीब में अपने अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और JOI का इजलास में शरीक होने का फैसला भी मंजर आम पर आया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू न्यूज़ की आमना जंजुआ ने ज्वाइन किया। आमना, बताइएगा अब तक कौन कौन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा है? जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, हम देखा कि पार्लियामेंट के बाहर आप मौजूद हैं, बताएगा इसमें क्या सूरत हाल है? अभी शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस। जी देखिए, अरकान असम्बली जो है वो इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज वो 10 बजे का टाइम था, लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर बात करें ट्रैफिक की तो पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए जो अरकान असम्बली हैं, जो 9 मुंतखब MNAs हैं, उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात थे उसका आज पहला इजलास होने जा रहा है। 16वीं कौमी असम्बली का आज जो है वो पहला इजलास राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उनकी ज़ेर सदारत होने जा रहा है। 9 मुंतखब अरकान जो है 336 9 मुंतखब अरकान जो है वो आज हल्फ लेंगे और उसके बाद रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पहले मरहले के बाद दूसरा मरहला आएगा, जिसमें जो है वो स्पीकर के इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी है वो जमा कराए जाएंगे। इसके बाद जो है वो कल स्पीकर का इंतखाब होगा। अरकान असम्बली जो है इस वक्त जो है जितने भी हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM जो है वो ये जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन की अगर बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
PSL और JUI जो है वो भी इस वक्त उनके अरकान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना जंजुआ, हमें अपडेट कर रही थी। मनाजिर हमने आपको दिखाया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं कौमी असम्बली के इजलास के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि ICC की जानिब से टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है और बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए लम्हा फिक्रिया है। जिस पेस बैटरी से पूरी दुनिया डरती थी, अब हमारा एक भी बॉलर टॉप 10 में नहीं है। ताहम फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी एक दर्जा तरक्की के साथ 12वें नंबर पर आ चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया है। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ICC रैंकिंग में हम देख रहे हैं कोई खातिर खा अच्छे नंबर्स नहीं हैं हमारे। देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आगा, आपने मुझे वक्त दिया। जिस तरह ICC की रैंकिंग की आप बात कर रहे हैं तो काफी अरसे से पाकिस्तान का टॉप 10 में बॉलर नहीं है। शहनशाह अफरीदी की हम बात करें जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर समझे जाते थे, क्योंकि जब से इंजरी हुई है उसके बाद से जिस तरह वो बॉल करते हैं ना भी उनके पास उस तरह पेस आ रही है वापस, और ना ही जिस तरह वो अर्ली ओवर्स में विकेट लेते थे उस तरह की परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास हमेशा एक बल्क में बॉलर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो फिर भी टॉप 10 में शामिल होते हैं। जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो अब जो है ICC रैंकिंग में नजर नहीं आते हैं। और शाहीन हो गया, हारिस हो गया, नसीम शाह हो गए, तो अब्बास, मुझे याद है मोहम्मद अब्बास जो है वो ICC की टॉप 10 की रैंकिंग में एक दो बार आए हैं। लेकिन जिस तरह अब शाहीन अफरीदी हैं तो काफी मेहनत की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है वीक होता जा रहा है रोज ब रोज। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से माजी भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जितने भी हमारे फॉर्मेट हैं उसमें किसी एक में भी बेहतर अंदाज में हमें नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हम लोग आलमी रैंकिंग में बहुत नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम भी अब एक दर्जा तनज़्ज़ुली से 5वें नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम के बारे में आप क्या अपडेट देंगे? देखिए, बाबर आजम ने जो है वो अपने आप को मनवाया है पाकिस्तान सुपर लीग में। हमने देखा है कि 2 सेंचुरियां हुई हैं अभी तक, और उसमें जो 9वां एडिशन चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो दूसरी जो है वो बाबर आजम की है, और बाबर आजम अभी तक जो है वो हाईएस्ट जो है वो स्कोरर हैं PSL के। तो लेकिन बाबर आजम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। बाबर आजम अपने आप को साबित भी करते हैं कई मौकों पर, लेकिन बाबर आजम के साथ दूसरे एंड पे कोई लंबी देर तक खड़े होने वाला जो बैट्समैन अभी तक नहीं है। अगर हम ओपनिंग के ऑर्डर की बात करें, जब वो मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग ओपन करते हैं तो तब जो है वो कुछ लंबी इनिंग खेल पाते हैं। लेकिन बाबर आजम का अभी तक, जिस तरह मोहम्मद हफीज ने भी कहा है अपने इंटरव्यू में आके, बाबर आजम के साथ बड़ी लंबी बहस करने के बाद जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए वो राजी हुए। तो जो बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर है कि बाबर आजम किस नंबर पे खेलेंगे, मैनेजमेंट को अभी तक वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो ओपनिंग पे खेलते थे अपनी पोजीशन पे, अब जो 1 डाउन पे खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बाबर आजम ने कई मौकों पर अपने आप को साबित किया है, और खास तौर पे PSL में देखें जो इस वक्त मौजूदा जो क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तान के पास एक ही ब्रांड अभी तक जो बाबर आजम है। मैंने मुल्तान में जो मैचेस जो हमारे दोस्त हैं वहां से जिक्र हुआ है, तो वहां पे भी बाबर आजम की वजह से स्टेडियम फुल हुआ। अब अगर हम लाहौर में बात करें तो पूरे स्टेडियम में जब बाबर आजम बैटिंग के लिए आते हैं तो बाबर के जो है वो नारे लगते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम की फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, और हमने ये ODI जो हुआ वर्ल्ड कप, हमने उसमें भी देखा कि लोग बाबर आजम को किस हद तक मोहब्बत करते हैं। और अच्छा, ये जो PSL के मैचेस हो रहे हैं कराची में, हमने देखा कि ऑडियंस खासी कम नजर आ रही है। हम बात जरूर करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मामले के हवाले से कि किस टीम की कमजोरियां रही, स्पेशली कराची किंग्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो कमजोरी हमें नजर आई वो हमें क्राउड में भी नजर आई। क्राउड उस तरीके से हमें कल ग्राउंड में नजर नहीं आया, और लोगों का मुतालबा ये है कि अब मैचेस को उन शहरों में शिफ्ट किया जाए जहां पर क्राउड आता है। कल हमारे साथ ताबिश आएगेस मौजूद थे और वो भी हमें ये बता रहे थे कि जिस तरह से ग्राउंड के अंदर कुर्सियां मौजूद है, लग ऐसे रहा होता है कि जैसे शादी की तकरीब यहां पर होने जा रही है। जो वहां पर बैरियर्स लगे गए हैं वो पिंजरों की तरह महसूस होते हैं। तो क्या फैसिलिटीज का फुकदान है, यही वजह कि क्राउड वहां पर नहीं आ रहा? देखिए, जो आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया यहाँ पे ये है कि जो कराची में क्राउड है उसको पुल करने के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक खास जो है स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हुए, क्राउड नहीं आया। वहाँ पे बायलैटरल सीरीज हुई, क्राउड नहीं आया। अब PSL में हम देखा है जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, और
होम टीम थी, कराची किंग्स होम टीम है कराची की, तो इसके बावजूद भी क्राउड ना आना तो यकीनन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वहां का जो वेन्यू है वो इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, वहां पे फैंस क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं और अभी तक मैच देखने के लिए उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो सका। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पे मार्केटिंग पे फोकस करना होगा और हो सकता है कि वहां पे कुछ अच्छे और सस्ते टिकट देके आज वहां पे फैंस को खींचा जाए। जिस तरह लाहौर में मैंने क्राउड देखा है, क्योंकि मैंने लाहौर के तमाम मैचेस भी कवर किए हैं, तो जिस तरह क्राउड था अनबिलीवेबल। मंडे वाले दिन यानी कि वर्किंग डे पे हम बात करें तो फुल क्राउड था, और आखिरी मैच था जिस दिन लाहौर में मंगल वाले दिन, उस दिन भी जो है वो क्राउड फुल था। और अभी लाहौर कलंदर की टीम हम देख रही थी कि लाहौर कलंदर की टीम हार रही है, तो क्राउड का ये हाल है लाहौर में। बिल्कुल ठीक है आपने, लाहौर के अंदर की जो परफॉर्मेंस अभी नहीं है इस बार, जिस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बावजूद जो क्राउड का रिस्पांस है लाहौर में, अगर इस तरह ही कराची में आएगा तो यकीनन जो वो PSL जो पाकिस्तान का ब्रांड है उसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होगा, और जो जिस तरह ब्रॉडकास्टर हैं, प्रोडक्शंस हैं, इसके राइट हैं, मार्केटिंग है, तो उसमें वैल्यू में इजाफा होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा कि कराची में कहां पे जो है प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कराची की टीम में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है आनस, जरा ये तो हमें बताएं, क्योंकि कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच हुआ तो हमने देखा कि टारगेट कम था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डेफिनेटली मैच को बड़े अच्छे तरीके से चेज भी किया। लेकिन मीनवाइल आप हमें ये बताइए कि क्या लाहौर कलंदर्स के बाद अब कराची की दूसरी टीम होगी जो कि एलिमिनेट हो जाएगी PSL से? देखिए, अभी कराची किंग्स ने इतने अपने मैचेस नहीं खेले हैं, तो मैं समझता हूँ कराची किंग्स के पास अच्छा खासा टाइम है। लाहौर के अंदर अपने 6 मैचेस खेल चुके हैं और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक जो है वो जीत मिले उनको। जिस तरह आज कराची किंग्स ने अपना 5वां मैच खेलना है, लाहौर 6 खेल चुका है, तो इसके बावजूद भी अब देखा जाए कि कराची किंग्स की कुछ जो कारकर्दगी है वो लाहौर के मुकाबले में काफी हद तक बेहतर भी है। शान मसूद जिस तरह अग्रेसिव हुए हैं, नजर आ रहे हैं फील्ड में, और अपना जो कप्तानी है उनको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन कराची किंग्स के लिए भी नहीं कहना अर्ली होगा कि वो टीम जो है वो के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और जो खास तौर पे मोहम्मद अली हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो इस तरह के टैलेंट है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो ये भी काफी अर्ली होगा हम इनको टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि अभी अर्ली होना, ये होम ग्राउंड है, पाकिस्तान की पिचेस हैं, यहाँ पे खेलना जो डिफरेंट होता है। जिस तरह खास तौर पे बात करूंगा आजम खान की, उसामा मीर की, इनको मसलसल मौका मिला इंटरनेशनल में, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन हमने देखा कि जो मंगल को कजाफी स्टेडियम में मैच हुआ उसमें उसामा मीर ने 6 विकेटें ली हैं और आजम खान ने जिस तरह चार्ज किया था, इसके बावजूद जो है वो मैच हार गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन जिस तरह उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी तो उनको मैच फिनिश करना चाहिए था जब पेशावर जल्मी के खिलाफ जो मैच था उनका। लेकिन जो इंटरनेशनल का एक्सपोजर है वो अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये प्लेयर्स तो हैं। अब हारिस रऊफ की बात कर लूं अगर मैं, तो हारिस रऊफ को भी जो है वो उस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, इसी PSL और लाहौर के अंदर के प्लेटफॉर्म से आए, तो अब देखिए वो इंजरी का शिकार ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अनस सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, कौमी असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं कौमी असेंबली के इजलास के लिए। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। बड़ा सब आमने कि आज का जो उसको लेकर निकला इमरान खान ने कि पाकिस्तान के जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, साइफर के बाद एक और दुश्मन का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई बुनियादी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक इनका दाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई कम है, कोई पाकिस्तानी चाहे उसके वैसे भी सियासी कभी वो मुल्क के लिए बदलाव है। IMF प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को खत लिखा और IMF को खत लिखे जाने के हवाले से इस अमल की मजम्मत की है नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। इसके अलावा कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट पहुंचे हैं और वहां पार्लियामेंट पहुंचने पर भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
साहब आइए, मैं सबको जो लेटर लिखा है खान साहब ने, इस लेटर से मुतालिक क्या कहेंगे सर? एक मिनट। कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास में हल्फ भी उठाएंगे। इस वक्त कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए बराह रास्त मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस में, और बानी पीटीआई की जानिब से जो खत लिखा गया है IMF को, अब ये कहा जा रहा है कि IMF मुआहदे को सबूताज करने की कोशिशें बानी पीटीआई की जानिब से की जा रही हैं, जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत भी की है। JUIFA के कायद मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। मनाजिर देख रहे हैं आप न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त, और इससे कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब से, तो उन्होंने कहा था कि आज दमादम मस्त कलंदर होगा कौमी असम्बली में, पूरा एहतजाज किया जाएगा और आज किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा जो लोग भी हुकूमती बेंचेस पर बैठने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में तो हमने हाथ जरा हौला रखा था, लेकिन आज कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास में हम अपना जो एक पावर शो है जो उनके साथ उनके बकौल ज्यादती की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो आज अब देखना यह है कि कौमी असम्बली के इजलास में जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनका मौकिफ क्या होगा, और साथ ही साथ जो कल KP असम्बली में हुआ क्या उसके जो विजुअल्स हैं वो रिपीट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरीके से आपने कहा ना कि दमादम मस्त कलंदर होगा, तो साहिबजादा हामिद रजा साहब भी बड़े हमें पुरजोश नजर आ रहे हैं आज के इजलास को लेकर, और शेर अफजल मरवत साहब भी वहां पर पहुंचेंगे, जरदाश गुल साहब भी वहां पर होंगी। तो वाकई में ये सोचने का तो एक मामला लगता है, लम्हा फिक्रिया है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, यूं कह लीजिए कि हुक्मरान सियासी जमातों के लिए, कि जब उनके सामने ऐसे लोग मौजूद होंगे तो कैसे इजलास कंडक्ट होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख जोड़े इस वक्त बेऔलाद हैं, और बेऔलादी का ज्यादातर सबब मर्दों की बीमारियां और उनका तर्ज जिंदगी है। मैंने सेंसिटिव टॉपिक इसीलिए कहा है क्योंकि अमूमन हमने देखा है अपने घरों में हम खवातीन को क्वेश्चन जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन मर्दों से हम बात नहीं करते। मर्दों की बीमारियां और उनका तर्ज जिंदगी तकरीबन 40 से 50% जोड़ों में बेऔलादी का सबब बनता है। बिल्कुल, लेकिन अभी आपको बराह रास्त हम ये चलेंगे सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन जारी है। बराह रास्त मनासिर आप देख रहे थे, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।